बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे और देखेंगे कि अगर हमारे पास डिफरेंट मैट्रिसेस गिवन है और हमें कहा गया है कि उनका प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है, तो हम मिनिमम नंबर ऑफ़ ऑपरेशंस या स्टेप्स में उनका प्रोडक्ट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उससे पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट्स को रिकॉल करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक n इंटू m मैट्रिक्स है जिसको हम a कह रहे हैं, और उसमें जो i और j जो है ये आपके पास रोज़ एंड कॉलम्स की वैल्यूज़ हैं। जैसे यहाँ पे ये जो A1 है तो ये रिप्रेजेंट करता है कि फ़र्स्ट रो, दिस इज़ फर्स्ट रो, और ये फर्स्ट कॉलम एंड दिस इज़ टू सेकंड कॉलम एंड दिस इज़ सो ऑन। तो ये जैसे आपके पास एग्जांपल में है कि फॉलोइंग इज़ अ 4 इंटू 5 मैट्रिक्स, तो आपके पास ये जो मैट्रिक्स गिवन है इसमें आपके पास 4 रोज़ हैं और 5 कॉलम्स हैं। तो अगर हमने किसी भी मैट्रिक्स को देखना हो कि वो आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, तो उसके लिए एक रूल जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसके कॉलम और सेकंड के रोज़ इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम अगेन कॉन्सेप्ट्स को रिकॉल करें तो आपके पास एक दो मैट्रिक्स गिवन है ए बी, और अगर आप उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एक थर्ड मैट्रिक्स आएगा सी ऑफ पी इंटू, जैसे यहाँ पे है कि पी इंटू क्यू मैट्रिक्स है, ये डायमेंशंस गिवन है, ये कोई भी वैल्यूज़ हो जाती हैं जैसे 3 क्रॉस 2, और इसी तरह क्यू इंटू आर जो है वो मैट्रिक्स पी की डायमेंशन गिवन है, इज़ अ पी इंटू आर मैट्रिक्स गिवन बाय दिस। इसका मतलब है कि अगर आपने बेसिकली क्या करना होता है, ये जो क्यू दोनों में कॉमन होगा आप इसको इग्नोर करेंगे, और जो आपके पास रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो ये सी मैट्रिक्स आपके पास आएगा उसकी डायमेंशंस क्या होगी, पी इंटू आर, कि आप इस पी को पिक करेंगे और ये जो आपके पास आर होगा इसको आप पिक करेंगे, और ये आपके पास डायमेंशंस आ जाएंगे जो आपका रिजल्टेंट मैट्रिक्स है। तो ये अगर हम डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो ये उसका एक रिकर्सिव फार्मूला यहाँ पे गिवन है कि आपके पास जो k की वैल्यू है वो a से स्टार्ट होगी, और नॉर्मली हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो फर्स्ट रो होगी, जैसे ये एग्जांपल में 189, इसको आप बी मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो आपके पास वैल्यू आएगी वो आपके पास यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, 102। अगर आप 1 को मल्टीप्लाई 7 से करेंगे, 8 को मल्टीप्लाई 1 को मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, 8 को 7 से करेंगे और 9 को 5 से करेंगे, और इनको ऐड करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो 102 है। और इसी तरह आप बाकी सारी वैल्यूज़ को कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास ये सी मैट्रिक्स आ जाएगा। और ये जो सी आपके पास मैट्रिक्स है इसकी डायमेंशंस है क्यू इंटू आर। इनकी डायमेंशंस अगर हम कहें तो ये आपके पास क्यू इंटू पी इंटू आर आपके पास डायमेंशन आ जाएंगी, जो अभी हमने यहाँ पे ऊपर बात की थी। इसी तरह अगर हम रिमार्क्स ऑन मैट्रिक्स की बात करें तो ए बी इज़ डिफाइंड, बी ए मे नॉट बी डिफाइंड। इसका मतलब है कि अगर ए और बी मैट्रिक्स का जो रिज़ल्ट आ रहा है वो ज़रूरी नहीं है कि वो बी और ए का भी रिज़ल्ट आ जाए। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन इज़ रिकर्सिवली डिफाइंड बाय दिस, कि अगर आप पैरेंथेसिस कोई डिफ़ाइन करना चाहें तो आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। और ये जितनी भी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशंस होती हैं ये एसोसिएटिव होती हैं। इसका मतलब है कि आप जो है तो जैसे इस मैट्रिक्स को ये इन पैरेंथेसिस को फॉलो करेंगे और जो आपके पास रिज़ल्ट आएगा वही रिज़ल्ट आपके पास, अगर आप पैरेंथेसिस को रीडिफाइन करते हैं अपनी मर्ज़ी से तो रिज़ल्ट आपके पास सेम आएगा, लेकिन नंबर ऑफ़ ऑपरेशन जो हैं वो इंक्रीज़ हो जाएंगे। अच्छा जी, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन की वही जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि एक आपके पास मैट्रिक्स है जिसका p इंटू क्यू है और सेकंड मैट्रिक्स है q इंटू आर, तो आपके पास जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आ जाएगा तो उसकी डायमेंशंस क्या होगी, p इंटू आर, बेसिकली p इंटू आर। ठीक है, तो अगर हम इनकी डायमेंशंस की बात करें तो यहाँ पे हम इसको देख लेते हैं। द नंबर ऑफ़ मल्टीप्लिकेशंस नीडेड आर a b एंड c, तो इसकी डायमेंशंस क्या हैं, a और b की p q r प्लस पी आर एस। पी आर एस का मतलब है कि ये जो दो आपके पास डायमेंशन, अच्छा जी, तो इसमें जो डायमेंशंस आपको पी क्यू आर, मतलब आप ये अगर ए और बी मैट्रिक्स की बात करेंगे तो इसमें ये क्यू कॉमन है तो आप पी क्यू आर लिखेंगे, और ये जो सी मैट्रिक्स की डायमेंशन क्या है, आर इंटू एस। तो आप अगर जो है तो इस एज अ होल इसको ट्रीट करेंगे तो आपके पास जो डायमेंशन आएंगी वो पी और फिर आर आ जाएगी, क्योंकि अब ये आर और आर आपस में कॉमन है तो यहाँ पे आपने लिखा पी आर एंड एस। अब हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं टोटल नंबर ऑफ़ ऑपरेशंस। इसी तरह ए बी और सी की बात करेंगे तो ये क्यू आर एस और प्लस पी क्यू एस, ये बेसिकली डायमेंशंस है। ए की डायमेंशन क्या है, पी एंड क्यू, और बी और सी की अगर हम डायमेंशंस की बात करें तो वो आपके पास आ जाएंगी, बी की डायमेंशन आपके पास है क्यू इंटू आर
और आर की डायमेंशन है आर इंटू एस, तो ये आ जाता है क्यू आर एस। ठीक है, तो ये हमने क्यू आर एस लिख दिया, और उसके बाद आपके पास अगर एक के साथ आप करेंगे तो पी क्यू एस आपके पास आ जाएगा। तो अगर हमारे पास p की वैल्यू गिवन हो, q की वैल्यू गिवन है, r की वैल्यू गिवन है, तो देखिए अगर हम पैरेंथेसिस को रीडिफाइन करते हैं तो एक में हमारे पास 180 ऑपरेशंस आ रहे हैं और सेकंड में 88 ऑपरेशंस आ रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। इसलिए कहते हैं कि पैरेंथेसाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन में हमने इन्हीं पैरेंथेसाइजेशंस को ही रीडिफाइन करना होता है। अच्छा जी, तो अब हमारे पास जो द चेन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन प्रॉब्लम है, इसमें हम क्या करते हैं, यही डिफ़ाइन करते हैं कि हम कहाँ पे पैरेंथेसिस को डिफ़ाइन करें जिससे हमारे पास जो नंबर ऑफ़ ऑपरेशंस है वो मिनिमम हो जाए। तो हमारे पास ये जो डायमेंशंस है P0, P1, P2 ये हमें गिवन होंगी, कोई भी मैट्रिक्स का सीक्वेंस आपके पास गिवन होगा, ठीक है, और ये उनकी डायमेंशन जो भी P0, P1 है ये आपके पास गिवन है। हमने क्या करना है, बेसिकली सीक्वेंस डिटरमाइन करना है जिससे हमारे पास जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है वो कम से कम आ जाए और हमारे पास हमारा रिज़ल्ट आ जाए। लेकिन अगर हम ये मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है तो हम अगर हर एक मैट्रिक्स को पैरेंथेसिस को रीडिफाइन करके चेक करते रहेंगे तो बहुत ज़्यादा ये टाइम लग जाएगा, जो कि एक्सपोनेंशियल आपके पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी। तो ये तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। तो इससे जो बेटर अप्रोच है वो है डायनामिक प्रोग्रामिंग, कि हम डायनामिक प्रोग्रामिंग को यूज़ करें। तो आज हम डायनामिक प्रोग्रामिंग को यूज़ करेंगे टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो इसके लिए हमने एक रिकर्सिव फंक्शन डिफ़ाइन किया है। तो उसमें आपके पास एम आई और जे, एम आई जे का मतलब है कि आई और जे ये कुछ मैट्रिक्सेस हैं। जैसे यहाँ पे अगर मैं 1 और 2 कह देता हूँ तो इसका मतलब है कि हमने मैट्रिक्स 1 और 2 को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो ये ज़ीरो का मतलब है सबसे पहले जहाँ पे भी आई इज़ इक्वल टू जे होगा तो वहाँ पे हमने ज़ीरो इनिशियलाइज़ कर देना है, और उसके बाद हमने क्या करना है, मिनिमम कैलकुलेट करना है। अगर हम डायनामिक प्रोग्रामिंग की बात करें तो डायनामिक प्रोग्रामिंग का थीम ये है कि आपने सारे सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है और सिलेक्ट किसको करना है, जो सबसे मिनिमम रिजल्ट दे रहा हो। ठीक है, तो इसमें भी हमने इसलिए इस मिनिमम फंक्शन को यूज़ किया है कि आई इज़ लेस दैन और इक्वल टू के और के इज़ लेस दैन और इक्वल टू जे। ठीक है, आई की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन होगी 1 फॉर एग्जांपल, जे की वैल्यू गिवन होगी 5 फॉर एग्जांपल। अगर हमने एक मैट्रिक्स है 1 और 1 मैट्रिक्स को 5 मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है तो ये जो वैल्यू ऑफ के होगी इसका हमेशा याद रखें कि ये आई से आई के इज़ इक्वल्स टू होगी, आई के बराबर होगी। ठीक है, और जे से कम होगी। मतलब आप इसको क्या करेंगे, इंक्रीज़ करते रहेंगे और उस वक्त तक आप इसे इंक्रीज़ करेंगे जब तक ये जे से जे के इक्वल नहीं आ जाती है, उससे बढ़ नहीं जाती। ठीक है, तो k की वैल्यू हमेशा j से कम होगी, हमेशा j से कम होगी, इसीलिए यहाँ पे इज इक्वल्स टू का नहीं है। तो ये याद रखना है कि k की वैल्यू कभी भी j की इक्वल नहीं हो सकती। लेकिन k की वैल्यू स्टार्ट किससे होगी, i से, हमेशा 1 से स्टार्ट होगी। तो यहाँ पे भी ये जो है तो, और यही वो रिकर्सिव फंक्शन है जिसको अभी हम आगे अप्लाई करेंगे और आपने देखना है कि हम इसको कैसे लेके चलते हैं। तो ये जो i और k की वैल्यूज़ हैं ये हमारे पास वो सब प्रॉब्लम्स हैं जिनको हम सॉल्व करेंगे, और एक दफ़ा जब हम सॉल्व कर लेंगे तो उसके बाद हमें दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हम उनको दोबारा जो है तो दोबारा इसको सॉल्व करें, जिससे हमारा टाइम जो है तो मज़ीद बढ़ जाए। तो ये आई की वैल्यू फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में 1 गिवन है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। के की वैल्यू हमेशा आई से स्टार्ट होगी, 1 से स्टार्ट होगी, और उसके बाद के प्लस 1 करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। और जे की वैल्यू क्वेश्चन में 2 गिवन है। ठीक है, और ये पी आई माइनस 1 आई की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होगी तो यहाँ पे पी 0 आ जाएगा। के की वैल्यू जो भी होगी वो पी 1 आ जाएगा, और उसके बाद जे की वैल्यू जो है वो पी 2 आ जाएगा। तो ये जो क्वेश्चंस में सारी वैल्यूज़ होंगी उन्हीं को हमने पुट करके इनको आंसर निकालने, और ये जो फार्मूला गिवन है हम इसमें पुट करेंगे। अच्छा जी, उसके बाद ये हमें बात आ गई, और फॉर वैल्यू ऑफ के, वैल्यू ऑफ के की अगर हम बात करें तो अभी हमने बात की थी कि वो आई से स्टार्ट होगा और j-1 पॉसिबल वैल्यूज़ होंगी आई की। ठीक है ना, के की वैल्यू हमेशा जो है तो वो आई के बराबर से स्टार्ट होगी, आई की जो भी वैल्यू होगी वो आपने उसकी के की रखनी है। ठीक है, और फिर आपने उसको इंक्रीमेंट करते रहना है, और इंक्रीमेंट उस वक्त तक करना है जब तक वो जे इंक्रीमेंट आपने उतनी उस लेवल तक लेके जाना है जब तक वो जे से स्मॉल रहे, जे की इक्वल्स टू ना हो। तो ये बेसिकली हमने स्टेप्स को डिफ़ाइन कर दिया है कि फ़र्स्ट ये है कि हमने इस रिकर्सिव फार्मूला को यूज़ करना है, और सेकंड ये है कि हमने टेबल में इन वैल्यूज़ को पुट करते रहना है जो भी हमारे पास अभी वैल्यूज़ आएंगी, और उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे पास जो है तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होती है।
तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, वी आर गिवन सीक्वेंस ऑफ दिस, कि ये मैट्रिक्स के जो डायमेंशन है उनका सीक्वेंस है, ठीक है। और हमारे पास जैसे ये है 4 इंटू 10, 10 इंटू 3, 3 इंटू 12, 12 इंटू 20, इसीलिए यहाँ पे 4, 10, 3, 12, 20 और 7 लिखा हुआ है। हम एक ही बार लिखते हैं, उसको रिपीट नहीं करते। और हमें ये क्या गया कि हमने ये जो एक टेबुलर फॉर्म है कि इन सारी मैट्रिक्सेस को क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करने के बाद इस टेबल को फिल करना है और इस टेबल के अंदर वैल्यूज़ को जो है तो पुट करना है। तो अगर हम अपने रिकर्सिव फॉर्म ये इस फंक्शन की बात करें, तो जो फर्स्ट स्टेप है ना, आई इज इक्वल टू जे, यहाँ पे हमने लिखा है कि हमने उसको इनिशियलाइज़ किससे करना है, 0 से। इसलिए हमने टेबल की ये जितनी वैल्यूज़ हैं जहाँ पे जो है तो वो आई इज इक्वल टू जे है, हमने उनको 0 से इनिशियलाइज़ कर दिया। ये हमारा फर्स्ट स्टेप होगा। उसके बाद ये वो डायमेंशन है जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, P0 4 है, 10 P1 है, 3 P2 है। ये हमारी मैट्रिक्स की डायमेंशंस हैं, ठीक है। जैसे M1 की डायमेंशन क्या है, P0 P1, तो ये हमने लिख दिया 4 इंटू 10। और M2 की डायमेंशन क्या है, P1 P2, ठीक है, तो ये P2 आ गई 3। तो ये हमने उन डायमेंशंस की सिर्फ पोजीशंस डिफाइन कर दी। उसके बाद हमने इस टेबल को फिल करना है। इस टेबल को फिल करने के लिए पहले हमने किसकी वैल्यू चाहिए, ये यहाँ पे लिखा है M1 और 2। इसका मतलब मैट्रिक्स 1 को किससे मल्टीप्लाई करना है, मैट्रिक्स 2 से। तो ये तो क्योंकि अभी सिर्फ हमारे पास 2 मैट्रिक्स हैं, तो इसको तो हम डायरेक्ट जैसे सिंपल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होती है, हम उस तरह उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो हमारे पास जो डायमेंशंस गिवन है, हम उन डायमेंशंस को यूज़ करेंगे, 4 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 3। तो ये हमारे पास डायमेंशंस हैं इन दोनों मैट्रिक्सेस की। तो ये जो 10 होगा, इसको हम एक ही दफ़ा लिखते हैं जब हमने नंबर ऑफ़ स्टेप्स या कैलकुलेशंस को सॉल्व करना होता है। तो 4 इंटू 10 इंटू 3 करेंगे तो 120 आ जाएगा, और 120 आपने एज इट इज़ इसको यहाँ पे मेंशन करना है। इसी तरह जो है तो अब इस कॉलम को फिल करेंगे ये, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, M2 और M3। तो ये जो आंसर आएगा, इसको 360 हमने एज इट इज़ मेंशन कर दिया। इस तरह 3 और 4 को फिल करेंगे तो ये 720 आ गया, और इसी तरह 4 और 5 को हम आपस में जो है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 1680 आ गया, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गई होगी कि ये अभी हमने डायमेंशंस लिखे हैं। M4 की डायमेंशन क्या है, वो हमने अभी पिछले में देखा था कि M4 की जो डायमेंशन है वो P3 और P4 है, और P3 और P4 की वैल्यू क्या है, 12 इंटू 20। तो इसलिए यहाँ पे हमने ये 12 इंटू 20 लिखा हुआ है। और M5 की जो डायमेंशन है वो भी एज इट इज़। तो ये जो कॉमन आती हैं इनको हम एक ही दफ़ा लिखते हैं, तो ये एंड पे एक ही दफ़ा लिख के तो मल्टीप्लाई बाय 7 करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। उसके बाद जहाँ पे बारी आएगी थर्ड डायमेंशन की, जब हमने 3 मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करना होगा, M1 M2 M3, तो अब आपके पास 2 केस हैं। या तो आप पहले M2 और M3 को आपस में मल्टीप्लाई कर लें और उसके बाद उनको M2 के साथ मल्टीप्लाई करें, या जो है तो आप पहले M1 M2 को आपस में मल्टीप्लाई करें और उसके बाद उसको M3 के साथ मल्टीप्लाई करें। ये 2 आपके पास केसेस हैं, और आपने इन दोनों में से जो सबसे मिनिमम आउटपुट दे रहा होगा हमने उसको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है ना। या तो यह है कि मैं दोबारा बता देता हूँ कि या हम इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करें और उसको M1 से मल्टीप्लाई करें, या हम पहले M1 और M2 को मल्टीप्लाई करें और उसको M3 से मल्टीप्लाई करें। तो हमारे पास ये जो 2 केसेस हैं, इन 2 केसेस को हमने सॉल्व करना है, क्योंकि डायनामिक प्रोग्रामिंग कहती है कि आपने सारे जितने भी आपके पास आ रहे होंगे सब प्रॉब्लम्स हैं, आपने उन्हें सॉल्व करना है और एंड में रिज़ल्ट निकालना है। तो हम अगर इन्हें सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए हमारे पास i की वैल्यू क्या है, 1, और j की वैल्यू क्या है, 3। तो i की वैल्यू जो है तो ये 1 है। k की वैल्यू क्या होगी, i से स्टार्ट होगी, तो यहाँ पे हमने 1 लिखा है। अब यहाँ पे क्या आता है, k + 1, तो 1 में 1 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और j की वैल्यू क्या है, 3 एज इट इज़ आ गया। और यहाँ पे i - 1 क्या है, 0, k की वैल्यू क्या है, 1, और j की वैल्यू क्या है, 3, तो एज इट इज़ आ गया। अब क्योंकि हमने 1 और 3 है, तो हमने क्या करना है, अब k की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेंगे, तो i की वैल्यू सेम रहेगी, और k की वैल्यू पहले 1 थी तो अब 2 हो गई। हमने कहा था ना कि k की पॉसिबल वैल्यूज़ कितनी हो सकती हैं, j से कम, जितनी भी वैल्यूज़ आ सके तो वो हम करेंगे। उसके बाद k की वैल्यू में एक ऐड करेंगे तो 3 आ जाएगा, j की वैल्यू भी 3 है। अब i - 1 0, k की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2, और j की वैल्यू क्या है, 3। तो उसमें हमारे पास ये डायमेंशंस गिवन है, ठीक है। हम क्या करेंगे, और ये जो M1 और M2 है, ये हमने रिज़ल्ट अभी यहाँ पे ये सॉल्व किए। M1 और M2 के जो रिज़ल्ट्स हैं, जैसे यहाँ पे ये 120 आया हुआ है, ये हमने ऑलरेडी सॉल्व किए हुए हैं। तो हम M1 और M2 की जगह तो उसका रिज़ल्ट जो पहले सॉल्व किया वो पुट कर देंगे, और M3 3 है तो I और J
आप जो है तो बिल्कुल इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि आई और जे की जगह हमने 0 इनिशलाइज़ किया था। और ये वो पोजीशंस की वैल्यू है जो डायमेंशंस हमें गिवन है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक आंसर आ जाएगा 264 और एक आंसर आ जाएगा 840। तो इनमें से जो मिनिमम होगा वो हम 264 जो है तो हम पिक करेंगे और इसको टेबल में जाके इंटर करेंगे। और ये बेसिकली मेन फंक्शन होता है, ये जो हमने एक मिनिमम का फंक्शन पढ़ा था, ये क्या करता है कि जितने भी सब प्रॉब्लम्स होते हैं उनको सॉल्व करता है और उसके बाद मिनिमम को सिलेक्ट करता है जो सबसे मिनिमम होते हैं। तो उसके बाद हमारे पास अगेन M2, M3 और M4 मैट्रिक्स आ जाएंगी। इसमें भी दो केसेस हैं, या तो आप पहले M3 और M4 को मल्टीप्लाई करें और फिर M2 के साथ करें, या फिर आप M2 और M3 को मल्टीप्लाई करके फिर M4 के साथ करें। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों केसेस को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास I की वैल्यू 2 है और J की वैल्यू क्या है, 4। तो पहले हम क्या करेंगे, I की वैल्यू 2 आ गई और K की वैल्यू भी I से स्टार्ट होगी, तो मतलब वो भी 2 है। तो फिर यहाँ पे हमने क्या लिखा, K की वैल्यू में एक ऐड करेंगे तो 3 हो जाएगी और J की वैल्यू 4 है। और ये उसी तरह कोरस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज़ हैं हम एज इट इज़ पुट करेंगे। अब नेक्स्ट में जाएंगे तो I की वैल्यू सेम रहेगी और K की वैल्यू इंक्रीमेंट करेंगे तो 3 हो जाएगी। तो उसके बाद हमारे पास ये 4 आ जाएगा और उसके बाद एज इट इज़ उसकी वैल्यूज़। और ये जो प्रॉब्लम्स हमने पहले से सॉल्व किए उनकी वैल्यूज़ हम पुट करेंगे, पोजीशंस की वैल्यूज़ पुट करेंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएंगे। और जो मिनिमम होगा वो आंसर हम यहाँ से पिक करके टेबल में ऐड कर देंगे। उसके बाद थर्ड केस आ जाएगा, इसको भी M3, M4, M5 को ऐसे ही हम ऐड जो है तो देखेंगे, हम इनकी वैल्यूज़ को कैलकुलेट करेंगे और इनमें से जो मिनिमम आ रहा है, जैसे यहाँ पे 1140 है तो हम 1140 कैलकुलेट करेंगे और उसको टेबल में ऐड कर देंगे। तो ये देखें, अभी हमने जो वैल्यूज़ को पिक किया था वो हमने एज इट इज़ ऐसे टेबल में ऐड कर दिए। जो हमारे पास रिज़ल्ट, जैसे यहाँ पे हमारे पास रिज़ल्ट क्या आया था, 3 और 5 का 1140, तो ये 1140 हमने 3 और ये 5 के सेल में आके यहाँ पे हम मेंशन करेंगे। तो ये है कि सब प्रॉब्लम्स में जो मिनिमम आएगा उसको आपने फिल करना है। उसके बाद अब हमारे पास 4 आ जाती हैं, ठीक है, मैट्रिक्स। तो 4 मैट्रिक्स आ जाती हैं, तो 4 मैट्रिक्स की जो पैरेंथेसिस हम लगा सकते हैं, इसका अगर हम फार्मूला देखें तो वो आपके पास होता है 2n/cn डिवाइडेड बाय n+1। ये आपके पास फार्मूला है कि अगर आपने टोटल नंबर ऑफ पैरेंथेसिस देखनी हो कि कितनी लग सकती हैं मैट्रिक्सिस में, तो यहाँ पे n हमारे पास कितने हैं, बेसिकली 4 है। तो हमारे पास अगर इस फार्मूले में आप वैल्यूज़ पुट करेंगे तो 3 आंसर आएगा, इसलिए हमारे पास ये 3 जो है तो डिफरेंट वेज आ जाएंगे आप पैरेंथेसिस को लगाने के। तो पहले अगर हम M1, M2, 3 को आपस में मल्टीप्लाई करें, फिर 4 से करें, तो फिर हम पहले M2, M3, M4 को करें, बाद में कर लें, ठीक है। तो ये डिफरेंट वेज हैं कि आप पैरेंथेसिस को कैसे लगा सकते हैं। उसके बाद हम सेम उसी प्रोसेस से स्टार्ट करेंगे। I की वैल्यू 1 है, J की 4 है, तो मतलब I की 1 होगी, K की भी I से ही स्टार्ट होगी। तो हम अब देखें K की वैल्यू हमेशा J से कम होगी, तो K की मैक्सिमम वैल्यू 3 तक जाएगा, ठीक है। और ये एज इट इज़ सेम जैसे लास्ट स्टेप में हमने वैल्यूज़ को पुट किया है उसी तरह हम लेके जाएंगे, तो और आपके पास ये वैल्यूज़ आ जाएंगी, ठीक है। और इन वैल्यूज़ में जो सबसे मिनिमम है 1080, वो वैल्यू हम पिक करेंगे और टेबुलर फॉर्म में अपने जाके स्टोर करेंगे। इसी तरह जो नेक्स्ट है, अगर हमने 2 और 5 की वैल्यू पुट करनी है तो ये हमारे पास M2, M3, M4, M5 आ जाएंगी, मतलब 2 के बाद जितनी मैट्रिक्स आ रही हैं। और अगर हमारे पास 4 मैट्रिक्स हैं तो उसको 3 डिफरेंट वेज हैं लिखने के, पैरेंथेसिस लगाने के। तो हम अगर 2 और 5 से स्टार्ट करेंगे तो I की वैल्यू 2 होगी, तो K की वैल्यू मैक्सिमम 4 तक जाएगी, जैसे यहाँ पे ये लिखे। तो उसी तरह हम फार्मूलाज में वैल्यूज़ को पुट करेंगे, हमारे पास ये 3 वैल्यूज़ आ जाएंगी और इनमें से जो मिनिमम होगी वो हम सेलेक्ट करके टेबलर फॉर्म में जाके स्टोर कर देंगे। और एंड में आएंगे तो ये हमारा टेबल अपडेट होता रहेगा। ये अभी हमने वैल्यूज़ को यहाँ पे अपडेट कर दिए। अब नेक्स्ट में जाएंगे तो अब हमारे पास कितनी मैट्रिक्स हैं, 5 मैट्रिक्स आ गई हैं। और अगर हम 5 मैट्रिक्स को देखेंगे तो हमारे पास 4 डिफरेंट कम्बिनेशंस बनते हैं, 4 डिफरेंट कम्बिनेशंस हैं कि हम इसको सॉल्व कर सकें। तो अब उसी तरह हम फार्मूले में 1 और 5 आ जाएगा। I की वैल्यू 1 है और K की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी और K की वैल्यू 4 तक जाएगी, क्योंकि 5 तक नहीं जा सकती। और यहाँ पे आप एज इट इज़ उसकी वैल्यू K की यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे K की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, यहाँ पे K की वैल्यू 3 हो जाएगी, यहाँ पे 4 हो जाएगी और यहाँ पे 5 हो जाएगी। और उसके बाद ये जो 5, 5, 5, 5 आ रहा है ये तो हमारी J की वैल्यू है। और ये उसी तरह डायमेंशंस आ जाएंगी, आप वैल्यूज़ पुट करेंगे तो इन सब में जो मिनिमम है और मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है 1, 3, 4, 4। तो ये आप एज इट इज़ यहाँ पे जो आपका टेबल होगा आप यहाँ पे आके प्लेस कर देंगे।
तो ये बेसिकली आपका कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे टेबल। और अगर आपने पैरेंथेसिस को डिफाइन करने हैं, ठीक है, और अब ये जो 1344 है ये वैल्यू मेरे पास कहाँ से आई है, हमारे पास ये जो k की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2 है, यहाँ पे k की वैल्यू क्या है 2, तो मैं यहाँ पे 1344 में यहाँ पे ये 2 भी मेंशन कर सकता हूँ, ठीक है। इसी तरह जिस k की वैल्यू के ऊपर मेरे पास ये कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ आ रही होंगी, मेरे पास मैं एक और अलग से टेबल बना के इसकी जगह अगर k की वैल्यू ये 1320 k की वैल्यू 1 थी तब आई है तो मैं यहाँ पे 1 लिखूँगा, अगर यहाँ पे 1140 k की वैल्यू 2 थी तब मेरे पास आया तो फिर मैं यहाँ पे 2 लिखूँगा। तो उससे मुझे पता चलेगा कि मैंने पैरेंथेसिस कहाँ पे लगानी है। ये आपके पास नंबर ऑफ़ स्टेप्स का आ जाएगा मिनिमम। और अगर आप k की वैल्यू का अलग से एक टेबल बनाएंगे और उसमें सिर्फ एक और टेबल में आप सिर्फ मेंशन करते रहें कि ये वैल्यूज़ आपसे कहाँ से आ रही हैं तो आप उसे ट्रैक कर सकते हैं। और ये हमारा एंड में जो लास्ट स्टेप होता है कि पैरेंथेसिस आप कैसे लगाएंगे। जैसे यहाँ पे 1 और 6 है, अगर 1 और 6 की वैल्यू आप टेबल में, जैसे यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल मैंने 2 लिखा हुआ है और यहाँ पे ये 3 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि 1 से 6 में जब जाएंगे तो 3 मैट्रिक्स के बाद आपने क्या लगानी है, पैरेंथेसिस लगानी है। इसी तरह 1 और 3 का अगर 1 लिखा है तो इसका मतलब है A1 के बाद आपने क्या लगानी है, ब्रैकेट लगानी है और उसके बाद आप आगे जाएंगे। इसी तरह 4 और 6 का मतलब है 5 के बाद आपने क्या लगानी है, ब्रैकेट्स लगानी है और उसके बाद आप आगे जाएंगे। तो ये एक तरीका होता है कि आप कैसे मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं और पैरेंथेसिस कैसे लगा सकते हैं और कैसे मिनिमम नंबर ऑफ़ स्केलर कैलकुलेशंस में आप MCM प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हुई होगी। कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू।